पहले हमारा था नॉर स्टैंडिंग नॉर सिंगल, ना तो स्टैंडिंग है ना ही सिंगल है। फिर हमारा आएगा उसके बाद स्टैंडिंग, है ना, स्टैंडिंग प्लान आएंगे, ठीक है। उसके बाद आएंगे सिंगल, सिंगल यूज प्लान, ठीक है जी। प्लान में ई नहीं आएगा ना, ठीक है। चलिए, तो इस वाले में हम लोगों ने पहला पढ़ा ऑब्जेक्टिव, दो ही थे इसके अंदर, और दूसरा था स्ट्रेटेजी, और हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन भी देख लिया इसका, ठीक है जी। अब स्टैंडिंग के अंदर पहला है पॉलिसी। स्टैंडिंग के अंदर पॉलिसी क्या होती है, सॉफ्ट रूल कह सकते हो आप पॉलिसी को, ठीक है। अगर आप जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए होते हैं ना, सॉफ्ट रूल्स जो चाहिए होते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं आपके पॉलिसी कहलाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार पॉलिसी की, कि पॉलिसी आर दो जनरल स्टेटमेंट विच आर डिसाइडेड फॉर द गाइडेंस ऑफ द एम्प्लॉय व्हाइल टेकिंग डिसीजन। मतलब एक जनरल गाइडलाइंस होती है ये, जब भी कोई एम्प्लॉय डिसीजन ले रहा होता है तो उस समय पर वो ध्यान रखेगा इन चीज़ों को, ठीक है। वो जो चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं वो क्या होती है, पॉलिसी कहलाती है, कि हाँ ये हमारी कंपनी की पॉलिसी में नहीं आती। जैसे कि मान के चलिए कि ये पल्लवी सेल्समैन है, और इनको सेल करने के लिए बोला गया, तो ये जब कस्टमर आया, कस्टमर ने बोला कि भाई मेरे को 10,000 रुपये का माल चाहिए, पर उसमें से 8,000 रुपये का जो है माल मैं कैश में कर दूंगा, 2,000 रुपये का माल मैं उधार पे कर दूंगा, ठीक है। इन्होंने कहा कि जी सर हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम 10,000 रुपये के माल पे सिर्फ हम 1,000 रुपये का माल ही आपको उधार पे दे सकते हैं। समझ में बात, क्या ये पॉलिसी है, इनको पॉलिसी बता दी गई थी, रूल ही एक तरीके का, हाँ, पर रूल है एक सॉफ्ट रूल है जो जनरल गाइडलाइंस है, जो इन्होंने ध्यान में रखा और ये उन्होंने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे है, तो हम ये 1,000 से ऊपर का माल उधार पे नहीं दे सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि आपका पॉलिसी हो गया, ठीक है। देयर पर्पस इज टू ले डाउन अ लिमिट विद इन द पर्टिकुलर वर्क कैन बी डन। क्या था इसका पर्पस, क्या होता है, ताकि कोई भी वर्क जो है एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर रह करके किया जाए। जैसे इन्होंने क्रेडिट का बात कही, तो क्रेडिट जो है एक लिमिट के अंदर रह करके हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड, इट इज डिसाइडेड व्हाट इज टू बी अचीव्ड एंड द पॉलिसी टेल दैट हाउ इट टू बी अचीव। ऑब्जेक्टिव ये बताता है कि क्या अचीव करना है, जबकि पॉलिसी ये बताती है कि कैसे अचीव करना है। समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा जी, इसमें जो है समटाइम्स वी हियर द फॉलोइंग थिंग्स इन द कनेक्शन ऑफ द पॉलिसीज। सबसे पहला, इसमें दो तरीके की पॉलिसी है, एक होता है पर्सनल पॉलिसीज। पर्सनल और पर्सनल में फर्क होता है। पर्सनल जो ईएल वाला पर्सनल होता है, ये एम्प्लॉइज को कहते हैं हम लोग, एम्प्लॉइज से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। तो अंडर दिस पॉलिसी इट कैन बी डिसाइडेड द बेसिस ऑफ द प्रमोशन ऑफ द एम्प्लॉय विल बी देयर एज। तो एक पॉलिसी है हमारी कंपनी की, जैसे मैं कह सकता हूँ कि पॉलिसी है हमारी कंपनी की कि हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनका जो प्रमोशन होता है वो एज के बिहाफ पर होता है। किसी का वर्क परफॉर्मेंस के बिहाफ पर होता है, किसी के यहाँ पे काम के बिहाफ पर, किसी के यहाँ पे सैलरी के बिहाफ पर, किसी तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। मतलब कहने का क्या है कि ये एक पॉलिसी है कंपनी की, ठीक है जी। Once this is decided to no departmental manager will be need to permission the general manager regarding the promotion of the employee। तो डिपार्टमेंटल मैनेजर को जनरल मैनेजर से वो परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे उसकी एज हो जाएगी, उस एज पे हो जाके प्रमोशन मिल जाएगा उसको। प्रमोशन लेने के लिए आपको फर्दर आगे वाले बंदों से ये पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई इसका प्रमोशन दिया जाए या ना दिया जाए, एज हो गई है तो दे दो। समझ में आई बात, पॉलिसी पे चल रहे हैं हम लोग, क्लियर है, ठीक है। दूसरा है आपका सेल पॉलिसी। ये सेल पॉलिसी में क्या है कि अंडर दिस पॉलिसी इट कैन बी डिसाइडेड दैट गुड्स विल बी सोल्ड ओनली ऑन कैश पेमेंट। अब एक तरीके की पॉलिसी है कि भाई हमारे यहाँ पे सिर्फ कैश की पॉलिसी है कि हम कैश में ही माल बेचते हैं, ठीक है, या फिर उधार बेचते तो इतना बेचते हैं। तो आप इसके लिए फिर पूछने नहीं जाओगे किसी से कि उधार बेच दूं या नहीं बेचूं। भाई जब कैश की पॉलिसी है तो फिर उधार क्यों बेचोगे। समझ में आई बात। मतलब कहने का ये है कि जब एम्प्लॉय डिसीजन ले रहा होता है तो उस टाइम पे उसको किस लिमिट के अंदर रह करके डिसीजन लेने, वो डिसीजन कौन तय करते हैं, पॉलिसीज तय करते हैं, ठीक है जी। अगला है एक प्री डिटरमाइनिंग पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी इट इज डिसाइड हाउ द सेल प्राइस ऑफ द एनीथिंग विल बी फिक्स्ड। सेल प्राइस कैसे फिक्स किया जाएगा, इसकी भी एक पॉलिसी हो सकती है। हमने कहा भाई कि जो भी प्राइस मार्केट प्राइस है उस पर 10% डिस्काउंट कर देंगे, ये सेल प्राइस हो जाएगा, ठीक है। हमने कहा कि भाई नहीं भाई सेल प्राइस जो है उस पर 25% डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है, या फिर बार्गेन करेंगे, बार्गेन करने में जितना होगा उतने पे बेच देंगे, समझ में। या फिर ये क्या है, कॉस्ट रखेंगे, कॉस्ट जितने की है उस पर 10% जोड़ करके उसके बाद जितना बिक जाए बेच दो। अलग अलग पॉलिसी हो सकती है, समझ में आई बात। इट मीन्स व्हाट द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट विल बी एडेड टू द कॉस्ट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द सेल प्राइस।
कॉस्ट में आप कितना प्रॉफिट ऐड करोगे तो अपना सेल प्राइस निकल के रहेगा। मैंने कहा भाई 10% प्रॉफिट लेके चलते हैं, तो जितना प्राइस है, जितना कॉस्ट है उसमें 10% जोड़ दो, आपका सेल प्राइस निकल के आ गया। यही पॉलिसी है हमारी कंपनी की। आ गई बात समझे? ठीक है, तो पॉलिसी के अंदर हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़े। ठीक है, पर्सनल पॉलिसी, ठीक है, सेल पॉलिसी और प्री डिटरमाइन प्राइस पॉलिसी था। अच्छा, प्राइस डिटरमाइनिंग पॉलिसी था, सॉरी। प्राइस ठीक है जी, ये हो गया हमारे। ठीक है, इसी के अंदर स्टैंडिंग के अंदर एक और है हमारा, ठीक है, और उसको हम कहते हैं प्रोसीड्यूर। ठीक है, क्या है? प्रोसीड्यूर। जरा समझिए, प्रोसीड्यूर क्या है? जब आप किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जब बहुत सारे काम बना देते हो तो उन पर्टिकुलर एक्टिविटीज को किस तरीके से करना है वो प्रोसीड्यूर कहलाता है। ठीक है, प्रोसीड्यूर इट रेफर टू द प्लान दैट द डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटीज टू बी कंडक्टेड टू परफॉर्म द वर्क। ऑब्जेक्टिव को जैसे हमें पूरा करना है, उसके लिए हम लोगों ने कहा कि भाई इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए 4 काम करने पड़ेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। किस काम को पहले करेंगे, किस काम को बाद में करेंगे, ये प्रोसीड्यूर कहलाता है। समझ में आई बात? जैसे कि मान के चलिए कि अगर आपको आधार कार्ड बनवाना है तो आधार कार्ड बनवाने का क्या प्रोसीड्यूर है? पहले आप जाकर के टोकन लेकर के आओगे, फॉर्म लोगे, फिल करोगे, नेक्स्ट डे आपका जब भी अपॉइंटमेंट मिलेगी उस दिन जाओगे, आपकी फ़ोटो खींचेगी। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम मिलेगा, कुछ टाइम के बाद आपका आधार कार्ड बन करके आ जाएगा। ये क्या है? प्रोसीड्यूर है। मतलब प्रोसीड्यूर का मतलब क्या है? एक के बाद एक स्टेप जो है बढ़ना, कि इस स्टेप के बाद ये होगा, फिर इस स्टेप के बाद ये होगा, फिर इस स्टेप के बाद ये होगा। समझ में आई बात? ठीक है, ये क्या कहलाता है? प्रोसीड्यूर कहलाता है। ठीक है ना? तो प्रोसीड्यूर आर दोज प्लान्स व्हिच डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एनी वर्क और परफॉर्मेंस। एक सीक्वेंस बताते हैं कि भाई पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा। सीक्वेंस का मतलब समझ में आता है ना? ठीक है, जैसे देखो जी, कह रहा है कि अगर डेटर से अगर पैसे लेने तो उसके क्या सीक्वेंस होता है? सबसे पहले आप लेटर लिखोगे, ठीक है, उसके बाद वो लेटर का अगर जवाब नहीं देता है उसके बाद क्या करोगे? कॉल करोगे, कॉल का अगर जवाब नहीं देता है उसके बाद क्या होता है? पर्सनली जाकर मीटिंग करोगे उससे, और उसके बाद अगर नहीं जवाब पैसा दे रहा है तो क्या करोगे? लीगल एक्शन लोगे। समझ में आया? तो क्या ये प्रोसीड्यूर है? क्लियर हो गया प्रोसीड्यूर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा मेथड। तो प्रोसीड्यूर हो गया, उसके बाद है मेथड। ये हमारा एक हो गया, और ये हमारा एक हो गया, और ये हमारा एक हो गया। ठीक है जी, ये हमारे स्टैंडिंग के पॉइंट है। ठीक है, तो मेथड क्या है कि अब जो ये प्रोसीड्यूर में जो हम लोगों ने एक्टिविटी करी कि भाई ये एक्टिविटी, उन एक्टिविटीज को कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, इट रेफर्स टू द प्लान विच डिटरमाइन हाउ द डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ द प्रोसीड्यूर आर कंप्लीटेड। भाई इस प्रोसीड्यूर के अंदर हम लोगों ने बोला कि भाई ये 4 काम करने हैं, इन चारों में से ये वाला काम, ये वाला काम, ये वाला काम, ये वाला काम कैसे करना है। आधार कार्ड के लिए पहले हम लोगों को जाना है टोकन लेना, तो टोकन कैसे लेना है, फॉर्म भरना है तो कैसे भरना है, फोटो खिंचानी है तो कैसे खिंचानी है। समझ में आई बात? और अगर उसको दोबारा डाउनलोड करना है तो कैसे डाउनलोड करना है लास्ट में। ठीक है, तो पर्टिकुलर एक्टिविटी को कैसे करना है, हाउ द पर्टिकुलर एक्टिविटी विल बी परफॉर्म्ड। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? आपका वो मेथड कहलाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है जी, बस इसके अंदर एक और है हमारा लास्ट, रूल। ठीक है, अब बता दीजिए पॉलिसी और रूल में क्या डिफरेंस होता है? कोई बता सकता है पॉलिसी और रूल में? हाँ, रूल अलग होता है, पॉलिसी जो होती है सॉफ्ट रूल्स होते हैं, सजेशन होते हैं, जबकि रूल जो होते हैं वो हार्ड रूल होते हैं। इनको अगर ब्रोक करोगे तो इसके लिए पनिशमेंट है। समझ में आई बात? ठीक है, जबकि ये एक तरीके की जनरल गाइडलाइंस थी पॉलिसी जो थी। ठीक है ना? रूल इट रेफर टू दैट द प्लान दैट आस्क्स व्हाट इज टू बी डन और व्हाट इज टू बी नॉट डन। रूल के अंदर क्या डिसाइड होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो चीजें लिखी गई है कि नहीं करनी है तो वो कभी भी नहीं करनी है। यहां पर थूकना मना है तो ये रूल है। समझ में आई बात? ये आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ में आई बात? ठीक है, इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, एक कोई पर्टिकुलर अगर सिचुएशन आ जाती है तो उस सिचुएशन में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये क्या कहलाता है? रूल कहलाता है। ठीक है जी,
rule tell us what is to be done and what is not to be done in a particular situation. In the presence of the rule there is no need to take any decision. अगर रूल है तो डिसीजन लेने की जरूरत नहीं, अपने आप से आपको सोचना नहीं है, जो रूल कह रहे हैं वो कर दो। रूल में लिखा है कि 10% क्रेडिट अलाउड है तो 10% क्रेडिट अलाउड है, बस उसमें ना 11% ना 9%। समझ में आई बात? वहां पे आपको अपना डिसीजन सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या डिसीजन लूं। भाई रूल ने आपको पहले बता दिया है कि भाई आपको ये करना है। आ गई बात समझ में? ठीक है। Whatever the is said in the rule has to be followed without any thinking. मतलब जो रूल में लिख दिया गया ना वो बिना सोच के, अपना खुद का सोचना नहीं है, वो आपको अप्लाई कर देना, वो फॉलो कर लेना है। नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री, समझ में? नो स्मोकिंग है, अब इसमें थोड़ी सी पी लूं, बीड़ी पी लूं, सिगरेट पी लूं, ये हिसाब नहीं है ना। नो स्मोकिंग का मतलब भाई हम तो हुक्का पी रहे थे मतलब नो स्मोकिंग का मतलब नो स्मोकिंग है, ठीक है, एकदम क्लियर है बिल्कुल। आई बात समझे? तो रूल क्या होते हैं? एकदम क्रिस्टल क्लियर होते हैं और बिल्कुल हार्ड रूल होते हैं कि भाई ये चीज आपको या तो ना है या हाँ है। समझ में आई बात? उन्होंने कहा कि भाई 9 बजे आना है, ये रूल है तो 9 बजे आना है। समझ में आई बात? ठीक है। इज एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी एंड इट मस्ट बी ऑब्जर्व द प्रोविजन फॉर द पनिशमेंट इन केस ऑफ द नॉन ऑब्जर्वेंस। और अगर इसको कोई फॉलो नहीं करता तो उसके लिए पनिशमेंट भी रखी जाती है रूल्स के लिए, ठीक है। और द रूल कैन ऑल्सो बी मेड, ओवररेंस ऑफ द रूल कैन बी ऑल्सो बी मेड। अब जरा देखो जी, ये आपका रूल भी कंप्लीट हो गया, यही लास्ट रह गया है ना। सिंगल यूज प्लान के अंदर क्या है? सबसे पहला प्रोग्राम है। अगर मान के चलिए कोई प्रोग्राम करवाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए वो एक ही बार आप प्लानिंग करोगे, उसके बाद तो करोगे नहीं, जैसा आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो, ठीक है ना। पढ़ लेते जरा कि इट रेफर्स टू प्लान दैट कवर्स अ रिलेटिवली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज एंड स्पेसिफाइड मेन स्टेप्स एंड देयर ऑर्डर एंड टाइमिंग एंड द डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच स्टेप। देखो जी, प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, ठीक है, कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, जो है इन सब चीजों का जो है उसके अंदर डिसाइड किया जाता है प्लानिंग के अंदर, ठीक है। तो ये इसके लिए एक मीटिंग बिठाई गई मान के चलिए, ठीक है। तो वो मीटिंग बार बार थोड़ी ना करोगे कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सब तो आप एक ही बार करोगे ना। तो ये भी क्या है आपका एक सिंगल यूज प्लान है, सिंगल टाइम एक ही बार प्लान होता है ये, ठीक है। कार्यक्रम का अर्थ किसी विशेष जॉब को पूरा करने के लिए बनाई गई एक एकल उपभोग विस्तृत योजना से है, जो यह निश्चित करती है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए और कौन करेगा, ठीक है जी। इसके अंदर क्या आता है? एक उत्पादन कार्यक्रम बनाने के लिए कच्चे माल को खरीदने से लेकर के माल तैयार करने की सभी क्रियाओं को जैसे कैसे, कौन, कब और परिभाषित कर दिया जाता है। जब मान के चलिए कोई अगर एक एक्टिविटी है, एक कोई प्रोडक्ट हमें बनाना है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल कब खरीदा जाएगा, कैसे खरीदा जाएगा, कौन खरीदेगा, ठीक है, कैसे प्रोडक्शन करेंगे, इन सब की पूरी एक प्लानिंग करेंगे ना स्टार्टिंग में। तो ये जो प्लानिंग का जो हम लोग प्रोग्राम करेंगे, ये क्या होगा? आपका सिंगल यूज प्लान है, ठीक है ना। एक बार आपने प्लान कर लिया, उसी पे आप काम करते रहेंगे, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, करके खत्म कर दोगे ना, एक ही बार प्लान करोगे ना, करोगे फिर जब प्लान एक बार करके खत्म कर दोगे फिर तो, ठीक है ना भाई। अब ये एक बार डिसाइड करोगे ना कि भाई जो परचेज कौन करेगा, सेल कौन करेगा, कब करेगा, किस तरीके से करेगा, तो ये चीज तो एक ही बार करेंगे जाएगी ना। और चलता तो रेगुलर रहेगा, पर प्लान तो तुम एक ही बार करोगे, जब तक वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। अगला है बजट। तो सिंगल यूज में पहला पॉइंट है हमारा प्रोग्राम, बजट, ठीक है। अगला है आपका बजट। बजट क्या होता है? ये होता है कि आप फ्यूचर में होने वाले जो खर्चे होते हैं ना, उन खर्चों को, और फ्यूचर में होने वाले जो इनकम होते हैं उसको एलोकेट करना, कि मेरे पास इतनी अर्निंग आएगी और उस अर्निंग को मैं इस चीज में इतना इतना खर्च करूंगा। मैंने मान के चला कि भाई मैं एक अंदाजा लगा के चलता हूं कि मेरे हर महीने की जो सेल है ना वो 3 लाख रुपए की है। अगर 3 लाख रुपए की सेल है तो इसके हिसाब से मेरा साल का 36 लाख रुपए की सेल होगी। 36 लाख रुपए में से मेरा कम से कम मेरा रॉ मटेरियल का जो खर्चा है वो 20 लाख चला जाएगा। मेरे पास बचेगा 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए में से मेरे को एम्प्लॉय को कितना पैसा देना होगा? समझ में आई बात? एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्चा कर पाऊंगा मैं, ऑफर कितने निकाल पाऊंगा मैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है हम लोग साल के शुरुआत में ही एक एलोकेशन लगाते हैं, अपना एक शुरू में ही स्टार्टिंग में अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और ये अंदाज़ा भी कहीं ना कहीं हमारा ठीक ही चलता है, ठीक है। अगर अंदाज़ा फेल हो रहा तो आपका बजट खराब था, आई बात समझ? तो भाई बजट भी तो एक ही बार बनेगा ना, साल में एक ही बार बजट। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा देश का जो बजट आता है 2 फरवरी को आता है ना, ठीक है। तो 2 फरवरी को हर साल बजट आता है,
ठीक है, तो वो बजट एक ही बार आता है ना, कि हर महीने बजट लाया जाता है? हर महीने बजट नहीं आता ना, आपका बजट एक ही बार आएगा। तो वो बजट तो तैयार होता है, तो इट रेफर्स द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द प्लान ऑफ एक्शन। बजट डिस्क्राइब द डिजायर रिजल्ट इन द न्यूमेरिकल टर्म। बजट वह योजना है जो विभिन्न विभागों के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक अनुमति धन, मतलब कितना पैसा किसको चाहिए, ठीक है, सामग्री रॉ मटेरियल कितना चाहिए और टाइम कितना लगेगा एवं अन्य साधनों का ब्यौरा देती है, मतलब ये डिटेल देती है कि भाई इतना इतना टाइम इनको लगेगा। एडवर्टाइजमेंट वाले कह रहे हैं कि भाई हमको इस साल के लिए इतना पैसा दीजिए, हमको इतना एडवर्टाइजमेंट करना है, समझ में आई बात। प्रोडक्शन वाले कह रहे हैं कि भाई हमको ये मशीनरी के लिए पैसा दीजिए, ये मशीनरी खत्म हो गई है, ठीक है, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं, उस टेक्नोलॉजी के लिए पैसा दीजिए। तो क्या है कि ये डिटेल बन रहा है, वो एक डिटेल बना करके कहाँ रखेगी, बोर्ड मीटिंग में रखेगी, बोर्ड मीटिंग देखेगी उसको, भाई हाँ सही है, अगर इनको नीड है तो उनको दिया जाएगा, रिसोर्सेज एलोकेट किया जाएगा, समझ में आई बात। तो वो जो ब्यौरा तैयार करेगी वो क्या वो रोज रोज ब्यौरा तैयार करेगी, एक ही बार तैयार करेगा ना वो, तो जो डिटेल तैयार की जाएगी, ठीक है, हर डिपार्टमेंट करेगा अपने अपने हिसाब से, ठीक है ना, तो वो एक ही बार तैयार किया जाएगा ना, तो उसके हिसाब से वो बजट बनाया जाता है, ठीक है जी। ये हो गया आपका बजट। बजट का संबंध नियोजन के वन नियंत्रण दोनों से होता है। हम बजट तैयार करते हैं, इसका संबंध नियोजन से होता है, और जब हम परिणामों को विचलन को मापने के लिए एक उपकरण के रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो उसका संबंध नियंत्रण से होता है। जब रिजल्ट निकल करके आता है तो उस समय पे ये देखा जाता है कि क्या, अब जैसे साल के शुरुआत में ये देख लिया गया कि भाई इस डिपार्टमेंट को इतने पैसे की जरूरत थी, हमने एलोकेशन कर दिया, थोड़ा कम या ज़्यादा कर दिया, जिस तरीके से भी। जब लास्ट में सब कंप्लीट हुआ या साल खत्म हुआ, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि भाई ये बजट था, अब बजट बनाने के बाद ये, तो मतलब बजट का मतलब क्या होता है कि प्लानिंग के टाइम पे बजट का इस्तेमाल किया जाता है, और कंट्रोलिंग के टाइम पे, भाई साल के एंड में तो कंट्रोलिंग करोगे ना, जो कमियां रह जाएंगी, समझ में, तो उसके टाइम पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। खत्म है हमारे पॉइंट और हमारा चैप्टर भी। अब चैप्टर का टेस्ट कंप्लीट होंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर ही कंप्लीट हो गया।